भैया খেলা হবে আর বিজেপি খালি হবে, খেলা হবে और ভোট বাক্স খালি হবে। खेला होने से हम डर जाएंगे क्या? तेरे खेला होने से कोई नहीं डरता। लुखेरा चाइना चाइना चाइना। आपकी रोजानी दे रहे हैं को चून चून कर बंगाल से निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के विदाई दिन, बांग्ला के शांति से थकते दिन। 2 मई के बाद किसी की ताकत नहीं है दुर्गा पूजा को रोकने की। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय मैं मौजूद हूं कोलकाता में। और कोलकाता में इस बार चुनावी जंग जो है वो बड़ी जबरदस्त है। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव है, 4 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में। लेकिन बंगाल का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? आखिरकार बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा रण क्यों है? और बंगाल में ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में सीधा आर पार क्यों है? आज इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे मेरे साथ पूरा दिन, क्योंकि आज का पूरा दिन हम बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। आखिरकार बंगाल के चुनाव के अंदर खेला होवे या विकास होवे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने नारा दिया विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र सोनार बांग्ला की बात करता है, लेकिन ममता बनर्जी कहती है कि मेरी चोट के साथ मुझे इस बार भरपूर वोट मिलेगा और मैं सिर्फ बंगाल में नहीं जीतूंगी, मैं बंगाल जीतने के बाद 2024 की तैयारी करूंगी और दिल्ली से बीजेपी को हटाऊंगी। आखिरकार बंगाल का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? असम चुनाव पर भी हम करेंगे सीधी बात। आज पूरा दिन संपूर्ण विश्लेषण चुनावों पर मेरे साथ। आज का पूरा दिन हम बिता रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी कौन सी है। बंगाल पे भी सीधी बात करेंगे और साथ ही साथ असम के बारे में भी रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह असम के बारे में क्या सोचते हैं। तो आज का पूरा दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, जिनको भारतीय जनता पार्टी का बड़ा रणनीतिकार भी कहा जाता है। और इसी के साथ बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां करने के लिए निकल चुके थे और साथ में थी न्यूज़ 18 की टीम। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद अमित शाह पूरे जोश के साथ रैली से मंच की ओर बढ़ चले। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी का 2 हाथ जोड़कर मैं माफी मांगना चाहता हूं कि ये चिलचिलाती धूप में आपके पर मंडप हम नहीं डाल पाए। तो आप सभी का हृदय से मैं माफी मांगना चाहता हूं कि आपको इतनी गर्मी हो रही है, मगर दीदी का त्रास इतना है, संतरास इतना है कि इतनी गर्मी में भी, इतनी धूप में भी आप दीदी को हराने के लिए खड़े हैं। आप इतनी इस समय हम अमित शाह के पहले कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत, जहां पर लोगों का हजूम है, आप देख सकते हैं लोगों का हजूम है, भाषण की शुरुआत भारत माता के जय के नारे के साथ करी और ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला। कहा गवर्नर्स नहीं है, आपको पीने का पानी नहीं देती, इस बार आप मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लेकर आइए, हम यहाँ पर अच्छा पीने का पानी देंगे, गवर्नेंस देंगे और सुरक्षा देंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण थी। तो आज का ये पूरा दिन हम बता रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ।
बाद एक रैलियों का दौर चलता रहा और अमित शाह बिना रुके बिना थके अपनी मंजिल तक आगे बढ़ते रहे। वही जोश, वही उत्साह और उसी गर्मजोशी के साथ समर्थकों और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते रहे। भारत माता की, भारत माता की। के लिए खड़े हैं अमित शाह न सिर्फ टीएमसी पर करारा प्रहार कर रहे हैं, बल्कि जन सरोकार के मुद्दों को भी जोर शोर से उठा रहे हैं, चाहे पीने के पानी का मुद्दा हो या फिर बेटियों की शिक्षा का मुद्दा हो। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पुरुलिया जिले में आपको यहाँ पर पीने का पानी घर के अंदर नल से मिलता है क्या? बताइए। मिलता है? मिलता है? मैंने यहाँ की जांच करी है, फ्लोराइड युक्त पानी किसी पिलाती है आपको? ये हमारे युवा भर जुआनी में 40 साल होते होते बूढ़े हो जाते हैं, कमर टेढ़ी हो जाती, बाल पक जाते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी फ्लोराइड युक्त है। माताओं बहनों के पास से, बच्चियों के पास से फीस लेनी चाहिए क्या? शिक्षा की लेनी चाहिए? ये दीदी फीस वसूल रही। हमने तय किया है कि आदिवासी और कुर्मी माताओं बहनों की छोटी बच्ची से लेकर कॉलेज तक की सारी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, ये जंगल महाल पूरा और पुरुलिया, इसको रेल से जोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी चालू कर चुकी है। वो आने वाले 2 सालों में समाप्त हो गए। आप लोगों को कोई गंभीर बीमारी आए तो कलकत्ते जाना पड़ता है ना? भाई जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है? अरे बोलो तो, जोर से बोलो, जाना पड़ता है ना? हमने तय किया है कि यहीं पर जंगल महाल के अंदर भी नया एम्स बनाकर मेरे आदिवासी और कुर्मी भाइयों को हम दिन ढलता जा रहा था, लेकिन अमित शाह के उत्साह और कार्यकर्ताओं से मिलने के जोश में कोई कमी नहीं दिखाई दी और हेलीकॉप्टर एक बार फिर उड़ चला अपनी अगली मंजिल की। इस समय हम पहुंच चुके हैं विष्णुपुर में। आज सुबह से हम पूरा दिन बिता रहे हैं अमित शाह के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री वो बंगाल में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, वोटरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों यहाँ पर नरेंद्र मोदी वाली सरकार की जरूरत है। यहाँ पे पीने के पानी की बात करते हैं, घुसपैठियों की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात अमित शाह हर बार करते हैं। तो अमित शाह जा चुके हैं मंच में भाषण देने के लिए विष्णुपुर में। तो विष्णुपुर का मंच तैयार है और हम भी चलते हैं अमित शाह के उस मंच पर, जानने और समझने की कोशिश करते हैं वो यहाँ पर क्या कहते हैं। पब्लिक यहाँ पर बहुत उल्लास में है। जिस जगह अमित शाह पहुंचते हैं वहां पर जय श्री राम का नारा पब्लिक लगाती है। तो क्या जय श्री राम का नारा पब्लिक को कनेक्ट कर रहा है? ममता बनर्जी जिस नारे से सबसे ज्यादा चिढ़ रही थी, क्या वो पब्लिक के कनेक्ट का सबसे बड़ा नारा बन गया है? इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आज पूरा दिन हम बिता रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। मोदी जी 115 स्कीम लेकर आए हैं और दीदी 115 स्कैम लेकर, कौभांड लेकर आई। अब आपको तय करना है, स्कीम चाहिए या स्कैम चाहिए। अगर स्कीम चाहिए तो मोदी जी को वोट देना है, स्कैम चाहिए तो तृणमूल की निकम्मा सरकार। आप लोग मुझे एक बात बताओ कि आप कटमनी से परेशान हो या नहीं हो? जरा बोलो, कटमनी से परेशान हो या नहीं? कटमनी हटाना चाहते हो? चाहते हो तो तृणमूल कांग्रेस हटा सकती है क्या? हटा सकती है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कटमनी हटा सकती है मित्रों, और कोई नहीं हटा सकता। मेरा आप सबसे निवेदन है
कि गठबंधन हटाना है तो भारतीय जनता पार्टी को देना। मलेरिया और डेंगू देश भर में समाप्त हो गए, मगर दीदी ऐसी है जिसको मलेरिया से दोस्ती है, डेंगू से दोस्ती है। ये बंगाल से मलेरिया और डेंगू तभी जाएगा जब दीदी जाएगी। आप हटाना चाहते हो या नहीं हटाना चाहते हो मलेरिया डेंगू को? बोलो भाई, माताएं बोले। अब मलेरिया और डेंगू हटाना है तो दीदी को भी हटाना पड़ेगा। हटाओगे क्या? भाजपा सरकार लाओगे? आज सुबह जिताओगे? आज पूरा दिन हम बिता रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, और अब हम विष्णुपुर से दुर्गापुर की तरफ जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह लगातार टीएमसी पे हमला बोलते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं और सीधे तौर पर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इधर सरकार बनाइए, आपका जीवन हम सुधारेंगे। अमित शाह उस पर फोकस करते हैं। अमित शाह ने बंगाल में काफी पहले से ही प्रचार की कमान संभाल ली थी और शायद यही वजह है कि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि इस बार बंगाल में घूमकर एक बात साफ दिख रही है कि जनता ने टीएमसी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। आखिरकार एक के बाद एक कई रैलियों को संबोधित करने के बाद अमित शाह कोलकाता लौट आए, लेकिन चेहरे पर थकान अभी भी नदारद थी। शायद अमित शाह का जुनून उन्हें बीजेपी का सबसे बड़ा रणनीतिकार बनाता है। रैलियों के बाद अब बारी थी अमित शाह के साथ हमारे साक्षात्कार की। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज सुबह से हम पूरा दिन बिता रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ। हम उनके साथ उनके कई कार्यक्रमों में गए। अमित शाह जी, सुबह से आज हम पूरा दिन आपके साथ बिता रहे हैं। मेरा आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है शुरुआत में कि बंगाल में भी चुनाव है, तमिलनाडु में भी चुनाव है, असम, पांडिचेरी, सब राज्यों में चुनाव है, लेकिन बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना अहम क्यों है? ऐसा नहीं है, सब राज्य हमारे लिए अहम है। बंगाल में चूंकि सीटों की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर ज्यादा लोग आना पड़ता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आप भी प्रचार बंगाल में कर रहे हैं, आप बाकी राज्यों में भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बंगाल के अंदर, क्योंकि आपने कहा भी था पहले जब 2017 में यूपी का इलेक्शन जीत के आई थी कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य स्वर्णिम काल तभी आएगा जब आप केरल में, बंगाल में आप लोग सरकार बनाएंगे, इस वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर 400 सीट है जी। असम की सीटों की संख्या, तमिलनाडु में हम 20 सीटों पर लड़ रहे हैं और केरल की सीटों की संख्या का योग मिला तो 400 भी नहीं होता है, तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से ज्यादा आना बनता है। घोषणा पत्र में आपने बोला कि आप सोनार बांग्ला की बात करेंगे, हालांकि ममता बनर्जी कहती है कि इस बार खेला होबे, उनको चोट भी लगी हुई है, वो कहती है खेला होबे, खेला होबे। चले, उनको खेला होबे करने दीजिए। मोदी जी ने कहा है विकास होबे, अब बंगाल की जनता तय करेगी कि खेला चाहिए या विकास चाहिए। सीए का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेता और आप भी काफी करते हैं। क्या आपको लगता है कि सीए बंगाल के लिए आपका पॉलिटिकल प्लान है? एक नहीं, देखिए, सैद्धांतिक रूप से जो शरणार्थी आए उनको भारत के सभी नेताओं का आजादी के वक्त से एक आश्वासन रहा जी कि आपको यहां की नागरिकता देंगे। अब 70 साल से किसी ने ये नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के अपने चुनाव घोषणा पत्र को, सीए को हमने चुनाव घोषणा पत्र में रखा था और 20 में हम कानून लेकर आए। इसको मैं नहीं मानता राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहिए, मगर जब आप सीए का विरोध करते हो तो ऑटोमेटिक चीज पॉलिटिकल हो जाती है। और मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, जो पार्टियां विरोध करती हैं, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिले, उसमें भला विरोध क्या हो सकता है? लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मटुआ समाज को सीए का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, ऐसा आकलन लगाया जा रहा है, और करीब करीब 70 सीटों पर इस समुदाय का बड़ा प्रभाव है। इसीलिए इसको कहा जा रहा है ये राजनीतिक स्टंट है। असम में आप लोग थोड़ा चुप हैं, बंगाल में थोड़ा ज्यादा मुखर होकर बोल रहे हैं। असम में भी चुप नहीं है। असम में किसी ने विरोध नहीं करा था, वहां की सरकार ने विरोध नहीं किया, यहाँ की सरकार ने इसका निंदा प्रस्ताव किया था, इसलिए यहां बोलना पड़ रहा है।
महिला वोटों पर आपकी वोट बैंक पर एक नजर है। आपने बोला है कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरी में 33% रिजर्वेशन जी, आप लोग हम देने वाले हैं। आप लोग देंगे। क्या आपको लगता है कि जो ममता बनर्जी अपना बंगाल की बेटी का पॉलिटिकल कार्ड खेल रही है उसका नहीं, जवाब- ऐसी स्थिति, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमने महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन करा है। केजी से पीजी तक की पूरी शिक्षा को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करा है। पूरे बंगाल में सरकारी ट्रांसपोर्टेशन में बंगाल की बेटियों को, माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करी है। आज बंगाल के अंदर जो दारुण गरीबी है उससे कम से कम महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, ऐसा सब लोग फील करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म देने का हमारा एक प्रयास है। क्या अमित शाह जी, क्योंकि हमने बार बार देखा इस हर रैली के अंदर आप घुसपैठ की भी बहुत ज्यादा बात करते हैं। आप कहते हैं कि घुसपैठ जो है उसको हम रोकेंगे, क्योंकि आप देश के गृह मंत्री भी हैं। विपक्ष की तरफ से आरोप लगता है क्यों पहले घुसपैठ नहीं रुक रही थी, जो अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि बंगाल में सरकार बनेगी तो रुक जाएगी। इसलिए क्योंकि घुसपैठ सिर्फ भारत सरकार से नहीं रुक सकती, एक पूरा इकोसिस्टम होता है। अगर कोई डीएम सरकारी पॉलिसी के तहत घुसपैठ को बढ़ावा देता है तो बीएसएफ नहीं रोक सकती। कोई एसपी डिस्ट्रिक्ट का, आप कह रहे हैं स्टेट पैट्रोनेज है। हाँ, तो एक इकोसिस्टम ही टोटल ऐसा बनना चाहिए जो घुसपैठ को रोकने के लिए कटिबद्ध हो, तभी घुसपैठ रुक सकती है। और असम में भाजपा की सरकार बनने के बाद परिणाम अच्छे आए हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि चुनावों के अंदर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ममता बनर्जी ने भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा, आप क्या कहना चाहते हैं जिसमें दुर्योधन, दुशासन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया? चलिए, वो ममता जी का खुद का निर्णय है, मगर मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है। जी, टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में कुछ नेताओं का हमने देखा कि कई जगह विरोध हुआ। क्या कहना चाहते हैं आप उसके ऊपर? अमित भाई, स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो पार्टी जिंदा होती है वहां आवाज होती है। क्योंकि आरोप ये लग रहा है क्योंकि आपने टीएमसी से जो लोग आए उनको बहुत सारा टिकटें दी, इस वजह से ऐसा हो रहा उनकी है। सीटों पर बवाल हुआ ही नहीं है। ममता जी भी कह रही है कि बीजेपी हमारे गद्दारों के भरोसे कर रही है। चलिए, मैं ममता जी की भाषा नहीं बोल सकता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी आइडियोलॉजी को स्वीकार कर जो लोग यहां पर आए हैं उनका स्वागत है, और वो यहां पर भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता के नाते ही ट्रीट किए जाएंगे। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद और केंद्रीय मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रणनीति है? कोई रणनीति नहीं है। एक चुनाव की दृष्टि से यहाँ के यूनिट को लगता है कि उनके चुनाव लड़ने से फायदा है, इसलिए उनको चुनाव लड़ाया गया है। एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में मुख्यमंत्री किसको बनाएगी, और आपने कई कार्यक्रमों में भी बोला कि भूमिपुत्र होगा। क्या आपको लगता है कि टीएमसी खासतौर पर आप लोगों को बहुत घेर रही है इस विषय के ऊपर? गिरने का कोई सवाल ही नहीं है। हम कई चुनाव मुख्यमंत्री के प्रत्याशी की घोषणा के बगैर जीत चुके हैं। बड़ी बड़ी यूपी जैसी सरकारें बनाई हैं हमने। यहां पर भी बंगाल का ही एक भूमिपुत्र भाजपा सरकार का मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि ममता बनर्जी का और टीएमसी का यही कहना है कि बंगाल की बेटी को आप जिताएंगे या बाहरी लोगों को जिताएंगे, यानी ये आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर की लड़ाई उसको बनाने की कोशिश है। 294 के 94 प्रत्याशी यहीं के हैं। ममता जी किसकी बात कर रही हैं? वो कह रही है बीजेपी के कई सारे नेता बाहर से आ गए हैं चुनाव लड़वाने के लिए, प्रचार करने के लिए आए हम तो। और मेरी पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय दल है, ममता जी का एक राज्य का दल है। तो जब प्रणब बाबू देश के नेता बने तो बाकी देश के लिए बाहर ही थे क्या? सुभाष बाबू ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए तो बंगाल के बाहर वो बाहर ही थे क्या? इस प्रकार से देश नहीं चल सकता। कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से बताया है जनगण मन का भाव, कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, ये सारा एक ही है। मगर यहां पर जो चुनाव लड़ रहे और जो सरकार में जाने वाले सारे के सारे बंगाल के, स्वाभाविक रूप से मैं यहां चुनाव लड़ ही नहीं सकता क्योंकि मेरा वोट ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर का कोई मामला नहीं है और ये विषय खड़ा ही नहीं होता आपके लिए। जिनके पास एजेंडा नहीं है वो ही इस प्रकार के मुद्दे खड़े करते हैं। पर इस विषय से क्या आप भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने की कोशिश है? कोशिश कुछ भी हो, ऐसा कुछ होता नहीं।
ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चोट लगी और सिंपैथी वोट की बात हो रही है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने एक इंटरव्यू में बोला कि सार्वजनिक करनी चाहिए मेडिकल रिपोर्ट। उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए पहले कि चोट हमले से लगी है या दुर्घटना से लगी है, इतनी स्पष्टता उन्होंने कर देनी चाहिए और इसका मेडिकल रिपोर्ट भी लोगों के सामने पारदर्शिता से रखना चाहिए। हमने यूपी का चुनाव भी देखा, बिहार का चुनाव भी देखा, लेकिन ऐसा क्या है बंगाल के चुनाव में और या फिर केरल में भी कि यहां पर चुनावी हिंसा जो है वो बहुत ज्यादा होती है? मैं इतना ही कह सकता हूं बंगाल की जनता को, 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बंगाल के अंदर चुनावी हिंसा पास्ट बन जाएगी, भूतकाल बन जाएगी। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी कहती है कि उनके 130 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट यहां पे उतारा गया, आप भी कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम कार्रवाई करवाएंगे उसके ऊपर, क्या आपको लगता है कि ये भी बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी काफी मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है? नहीं, मोबिलाइज क्या करना, हम चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में लोगों के बीच में जाना ही पड़ेगा, हमारा दायित्व है, हमारा विचार लेकर, हमारा संकल्प पत्र लेकर, हमारी आइडियोलॉजी को लेकर। न्यूज 18 इंडिया ने एक ऑपरेशन किया था जिसके अंदर बंगाल में बम बनाने की फैक्ट्री का एक्सपोजे हुआ था और उसको लेकर इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत गई है, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, चुनाव आयोग ने काफी कदम उठाए हैं और वो चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि आपके रिपोर्ट के आधार पर वो लोग पर देश के गृह मंत्री होने के नाते ये चिंता का विषय है। जब चुनाव होता है तब गृह मंत्री का कोई अधिकार नहीं होता, चुनाव आयोग का होता है। बंगाल में 100 सीटों से ज्यादा पर मुस्लिम वोटर हैं और उन 30% मुस्लिम वोटर पर लेफ्ट की भी नजर है, कांग्रेस की भी नजर है, ममता जी की तो नजर है ही, उसको आप कैसे देखते हैं? क्यों बीजेपी की नजर? देखिए, हम तो वोटर को हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से नहीं देखते हैं, मगर आप जैसे कहते हो कि लेफ्ट, कांग्रेस और ममता जी देख रही, आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं, तो फिर बाकी के 70% उनका क्या करेंगे? पर क्यों बीजेपी को ये वोट बैंक चाहिए? वोट चाहिए नहीं, ऐसा नहीं, हम उसको हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से देखते ही नहीं है। हर नागरिक वोटर है, हर नागरिक को अच्छे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान की दृष्टि से नहीं देखते, लेकिन जय श्री राम का नारा लगता है हर रैली में। जय श्री राम में क्या मुस्लिम विरोधी है? पर एक धर्म का तो नारा है ही, जरा भी नहीं। ये यहां पर जिस प्रकार से एपिसमेंट हो रहा है, इसके विरोध का नारा है। जो एपिसमेंट की पॉलिसी गवर्नमेंट की है, मुख्यमंत्री की है, इसके विरोध का नारा है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप ममता दीदी कह रही है, ममता दीदी ने बोला कि बीजेपी यहां पर सांप्रदायिक जहर फैला रही है और सांप्रदायिक जहर की वजह से, जैसे उन्होंने यूपी का हाल कर दिया है, जैसे उन्होंने प्रदेश का हाल कर दिया है, वैसे ही वो बंगाल का हाल करना चाहते हैं? क्या हाल हुआ है? देश में डेवलपमेंट बढ़ा है, दंगे कम हुए हैं, यूपी में भी एक भी दंगा नहीं हुआ है, क्या हाल बढ़ा है? और आपके यहां क्या स्थिति है? आपने क्या हाल कर दिया है? तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि 30% मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो 3 पाकिस्तान बन जाए। कौन फैला रहा है जहर? हम फैला रहे हैं क्या? हमने क्या कहा है? वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मगर क्या हिंदू मुसलमान करा? हम तो बोले नहीं, पोलराइज कर रहे हैं। और ये जो 30% वाला बयान तृणमूल के नेता ने दिया है, ममता दीदी क्या करेगी उसका? आज तक तो निंदा भी नहीं करी है। कहते हैं दुर्गा पूजा तो पहले भी इधर होती थी, अब ये लोग कहते हैं दुर्गा पूजा नहीं करने देते, तो उस तरह का देखिए, दुर्गा पूजा फैलाने की कोशिश 4 साल तक दुर्गा पूजा कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट की दखल से हुआ है, ये रिकॉर्ड है। आपके टीवी की टीम रिसर्च कर ले, जरा डाउनलोड करे कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को। और क्यों जाना पड़ा कोर्ट में लोगों को? आपने एक अपने कार्यक्रम में बोला था कि चुनाव आते आते तक ममता दीदी जो है वो जय श्री राम बोलेंगी, लेकिन अब चंडी पाठ, दुर्गा पाठ वो सब कर रही हैं। चलिए, अच्छा ही है, मगर बहुत देर हो गई है। धन्यवाद। जी। तो ये थी आज की हमारी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात। आज पूरा दिन हमने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिताया। चंडी पाठ, दुर्गा पाठ क्या था? मार्केटिंग था, चुनावी गिमिक था, क्या था? चंडी पाठ और दुर्गा पाठ क्या था, ये बता दीजिए। जब चंडी पाठ अमित शाह ने नहीं करा चंडी पाठ, नरेंद्र मोदी ने तो नहीं करा,
ममता बनर्जी ने कहा चंडी पाठ और दुर्गा पाठ क्या था? ममता बनर्जी जब चंडी पाठ पढ़ी थी तो उन्होंने बताया था कि मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ जी। और तुम मुझे हिंदुत्व मत सिखाओ। गुजरात में राहुल गांधी ने भी यही करा था जब आप लोगों ने विरोध करा था। राहुल गांधी ने बोला, सर एक सेकंड, राहुल गांधी ने जब बोला, उनके जो प्रवक्ता ने बोला, मीडिया इंचार्ज ने बोला कि ये जनेऊधारी ब्राह्मण है, और आप लोगों ने बोला ये देखिए राजनीति में क्या हो रहा है, कांग्रेस का भी वही हाल है। तो फिर अब ममता बनर्जी को बताने की जरूरत पड़ रही है कि वो ब्राह्मण है? नहीं, उसको किस बारे में ममता बनर्जी को बताने की ये जरूरत है कि किसी भगवान का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है बीजेपी को। अगर कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए। बीजेपी रॉन्ग नंबर है, यही वो बता रही है लोगों को, जनता को। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और हम मौजूद हैं कलकत्ता में, यानी कोलकाता में। और कोलकाता में आज हम बात करेंगे कि बंगाल का चुनाव किस ओर जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। ममता बनर्जी कह रही है कि खेला हो बे। लेफ्ट और कांग्रेस भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और आज हमारी इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी और लेफ्ट तीनों मौजूद होंगे। तो एक संपूर्ण विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बंगाल का चुनाव कहां जा रहा है। शोर शराबा आज की इस बहस में नहीं होगा, यानी आज सीधी सीधी चर्चा होगी उन लोगों से जो आखिरकार चाहते हैं कि उनकी पार्टी की सरकार बंगाल में बने। मेरे साथ मौजूद है फुआद हलीम साहब, आपका स्वागत है सर इस चर्चा में। लेफ्ट के नेता हैं, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ तौसिफ खान साहब हैं जो कि टीएमसी के हैं और अपनी बात को बेबाकी के साथ रखते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संबित पात्रा हैं जो पिछले 1 महीने से कैंप करे हुए हैं बंगाल के अंदर। ऐसा लगता है कि सरकार बना के ही जाएंगे। और सबसे पहले फुआद साहब आपसे चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए ये टीएमसी और कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी जो है वो तो खूब आपस में, कोई कह रहा है खेला हो बे, कोई कह रहा है विकास हो बे। लेकिन मेरा सवाल आपसे फुआद भाई यही है, आपका क्या हो बे? पहला चरण का चुनाव लगभग खत्म हो गया है, राहुल बाबा तो आए ही नहीं है, राहुल जी तो आए ही नहीं है यहाँ पर। देखिए हमारे चुनाव तो राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं, हमारे चुनाव यहाँ के पार्टी के जो स्थानीय नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो लड़ रहे हैं और संयुक्त मोर्चा के जो लीडरान है वो लड़ रहे हैं। तो पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि बंगाल के आवाम के सामने में जो अहम मुद्दा है वो अहम मुद्दा है नौकरी का, अहम मुद्दा है महंगाई का, और ये दोनों चीजों की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को लेनी पड़ेगी। तो उन लोगों को नेता खोजने पड़ रहे हैं और हम लोग वोटर खोज रहे हैं। फर्क यहाँ पर है। अच्छा, वोटर खोज रहे हैं आपको? जी, वोटर खोज रहे हैं। और वोटर ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल के कुशासन में किसी को नौकरी नहीं दी, मतलब पश्चिम बंगाल में, और 10 साल का कुशासन में तृणमूल कांग्रेस ने नहीं दी। ये है वोटर का जो आप चाहते नहीं है, रहनी बात। लेफ्ट चाहता नहीं है कि राहुल जी यहाँ पे आके प्रचार करें, ऐसा है? देखिए आपको तो लग रहा है सवाल तो पूरा राहुल गांधी केंद्रित है। आप तो आवाम के मुद्दों को तो चर्चा ही में नहीं लाना चाह रहे। अभी तो चर्चा शुरू, आवाम को थोड़ा महत्व दीजिए। आवाम के बाद आवाम जो चाह रही है उसके बाद अब क्या लगता है आवाम के पास नौकरी का मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा नहीं, सभी मुद्दे हैं, सभी की बात करेंगे। तो लेफ्ट का मुद्दा आवाम का मुद्दा है और आवाम कह रही है कि पश्चिम बंगाल में रेल का नौकरी, जैसे मोदी ने बंद कर दिया, बैंक का नौकरी बंद कर दिया उन्होंने, बाकी सब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट, आप कह रहे हैं आपका मुद्दा नौकरी रहेगा? हमारा मुद्दा अहम वही नौकरी और महंगाई रहेगा। और फिरका परस्ती का जो पर्दा का पीछे में ये जो चोली दामन का खेल कर रहे हैं ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी, इसको बंद करना पड़ेगा यहाँ। अच्छा, मैं फिर आपसे पूछता हूँ, राहुल जी के सवाल पर आप बच रहे हैं या आप इससे बच रहे हैं कि राहुल जी यहाँ आए नहीं? देखिए 10 सेकंड में यहाँ पर तो सीधी सवाल ये है कि हम लोग आवाम से जुड़े हुए हैं और आवाम अभी राहुल गांधी आए या ना आए इसका ऊपर ज्यादा जहन नहीं दौड़ा, ज्यादा वो लोग नजर फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं कि अपना जो खामियाजा है उसको छिपाने के लिए ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी ज्यादा घूम रहे हैं और आवाम का मुद्दा को वो लोग सामने नहीं लाना चाह रहे। जी, मैं आखिर में आप सबसे आपकी सीटें भी पूछूंगा, लेकिन संबित मैं अब आपके पास आता हूं। बंगाल का चुनाव, कल हम गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी थे, उनका भी हमने एक साक्षात करा। बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना खास क्यों हो गया है?
देखिए अमीश भाई, पहली बात तो है कि आपको धन्यवाद, आज आप एक डिस्कशन करा रहे हैं, कहीं ना कहीं तू में नहीं हो रही है। आपका प्रश्न कि बंगाल का चुनाव ये महत्वपूर्ण क्यों है बीजेपी की, मैं तो बोल रहा हूं बीजेपी के कौन सा चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है। आपको याद होगा चंद महीनों पहले जब हैदराबाद में म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव हो रहे थे, उस समय आपने पूछा था कि बीजेपी के लिए एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है। गुजरात के अंदर भी आपने देखा निकाय चुनाव के रिजल्ट आए, वो भी हम अच्छी तरह से कैंपेनिंग कर रहे थे, जीतने के लिए लड़ रहे थे। जब से आपने देखा होगा 2014 के बाद भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा पैराडिम शिफ्ट हुआ है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, हर चुनाव चुनौती होता है और शिद्दत के साथ, पूरे मेहनत के साथ हर चुनाव को लड़ना चाहिए। देखिए राहुल गांधी आए नहीं आए ये मेरा विषय नहीं है, ये उनके पार्टी का विषय है, किससे वो कैंपेनिंग करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते हैं। मगर मैं अपने नेताओं के रूटीन को व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि अमित शाह यहां आते हैं तो रात 4 बजे तक बैठक करते हैं, सुबह 6 बजे उठकर वो अपनी दूसरी बैठक के लिए या रैली के लिए निकलते हैं। मैं आदरणीय नड्डा जी को देखता हूं बतौर अध्यक्ष, वो रात भर यहां जाग करके पार्टी की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मुझे क्या प्रेरणा मिलेगा? जब मेरे नेता हर चुनाव में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी मेहनत करेंगे। इसलिए बड़े नेताओं का काम मेहनत करना होता है। मैं राउंड बाय राउंड आऊंगा, तुष्टिकरण और फिरका परस्ती की भी बात करी, उसकी भी बात करूंगा, लेकिन तौसीफ जी सवाल आपसे सबसे बड़ा यह है कि 10 साल का आपका शासन है और 10 साल के शासन के बाद भी ममता बनर्जी कह रही है कि खेला हो गई, यानी उनको विश्वास नहीं है अपनी जीत को लेकर, या उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की पॉलिटिकल लड़ाई यहां पर लड़ रही है उससे वो दिक्कत में है। नहीं देखिए, अभी 2021 का जो चुनाव है वो बहुत क्लियर चुनाव है कि बंगाल की संस्कृति का रिप्रेजेंटेटिव कौन है। बंगाल की संस्कृति का रिप्रेजेंटेटिव 6 टाइम एमपी रह चुकी हैं, 2 दफा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ममता बनर्जी आवाम को कह रही, जनता को कह रही है कि मैं आपके संस्कृति के रिप्रेजेंटेटिव हूं। और दूसरी तरफ भाजपा है, भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आपने इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने रेलवे बेच दिया। आप बंगाल की संस्कृति कहां से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये बहुत सिंपल सा चुनाव है। आज बंगाल की पूरी महिलाएं, बंगाल में जो एम फैक्टर है वो महिला फैक्टर है, पूरी महिलाएं एम फैक्टर तो दूसरा वाला फैक्टर तो नहीं है, क्योंकि एक बयान भी काफी वायरल हो रहा है आजकल, तो ममता दीदी चाय वाय सब बना रही हैं और वो वीडियो भी हम सब ने देखा। चलिए हम चाय का नाम ले रहे हैं तो चाय भी आ गई है, तो आप लोग चाय भी पी लीजिए, कुल्हड़ वाली चाय है बंगाल की बड़ी फेमस, आप लोग भी पी लीजिए वो चाय। और तो मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं जब तक चाय आप तक, ये आखिरकार ये चाय वाला आइडिया कैसे आया ममता जी को? देखिए चाय आपने अभी देखा होगा क्योंकि नेशनल मीडिया अभी फोकस कर रही है, ममता दीदी चाय तो हमेशा से बनाती है। अच्छा, हर घर में चाय बनता है। चाय हम बनाते हैं, इस बात को मार्केटिंग करके बेचना, और किसी ने नहीं देखा, नरेंद्र मोदी ने ये बेचा अपने आप को कि भाई मैं चाय बनाया करता था। कहां बनाया करते थे, कब बनाया करते थे, किसी ने नहीं जाना। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने वादा कर दिया, जुमलाबाजी कर दिया कि हम 15 लाख रुपए देंगे। अच्छा, तो ममता दीदी का ये चाय वाला आइडिया नरेंद्र मोदी जी की वजह से आया? नहीं, चाय किस वजह से आया? मतलब अब सब मुझे समझाएं, जरा व्यूअर्स को भी समझाएं। जैसे देखिए अभी ममता दीदी ने चाय बनाया, आप इंस्पायर्ड हो गए, आप भी हमें चाय पिला रहे, बहुत अच्छी बात है। बंगाल में आइए, चाय पीजिए, चाय पे चर्चा कीजिए। चाय किसी पार्टी का नहीं होता, ना बीजेपी का होता है, ना तृणमूल का होता है, ना किसी का होता है, ये सबके लिए है। यही बात तो समझाया जा रहा है। अब तो टीएमसी भी चाय पे चर्चा करना चाह रही है। देखिए 2014-2019 में बीजेपी चाय पे चर्चा करती थी। देखिए चाय बागान का जो मजदूरों का जो अभी सूरत हाल है, वो जो दैनिक जो उनका जो मुआवजा मिलना था, वो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनके साथ प्रताड़ना की और जिस तरीके से तृणमूल ने प्रताड़ना की, आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि चाय बागान का अधिग्रहण करेगी राज्य सरकार, वो पूरा वादा झूठ था। उसके बाद 2019 के सामने आकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि चाय बागान का अधिग्रहण केंद्र सरकार करेगी, वो भी झूठा वादा निकला। और चाय बागानों का ये हाल है कि वहाँ मजदूरों को रोजी रोटी करने का उन्हें मौका नहीं मिला, वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। संबित पात्रा, आपको, आपकी पार्टी को अपना बड़ा मुकाबला लेफ्ट से दिखाई देता है या टीएमसी से दिखाई देता है? किससे मुकाबला हो रहा है, आपका ये प्रश्न था। उसमें ओपिनियन पोल में ही उत्तर ले लीजिए, किससे मुकाबला हो रहा है। मुझे कहते हुए कष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, जिनका इतिहास इतना लंबा था, आज कहीं ना कहीं वो इतिहास के गर्त में जाते हुए दिख रहे हैं इन ओपिनियन पोलों में। कांग्रेस पार्टी तो कहीं नहीं है, ना 3 में ना 13 में है,
और देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ने 34 वर्षों तक यहां शासन किया, कांग्रेस पार्टी ने उससे पहले शासन किया, ममता जी ने 10 वर्षों तक शासन किया। बंगाल की संस्कृति को किसने बचाया? बंगाल आज गरीबी के गर्त पे क्यों है? संस्कृति क्या होता है बंगाल का? बंगाल के लोगों को, बंगाल के किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिलना, क्या ये बंगाल की संस्कृति है? जय श्री राम क्या बंगाल की संस्कृति का हिस्सा है? क्यों नहीं है? जय श्री राम भारत की मिट्टी का मूल, किसी धर्म का ये किसी धर्म का कॉल नहीं है, किसी धर्म का ये जयकारा नहीं है। जय श्री राम मेरा भी उतना ही है जितना मेरे तौसीफ भाई का है, जितने मेरे फुआद भाई का है, जितना अमीश देवगन का है। ये मिट्टी, ये जो धरती है, ये सैकड़ों वर्ष जब धर्म नहीं बने थे तब से ये मिट्टी थी मेरे भाई, और तब से जय श्री राम है। ये क्या की लड़ाई है कि जय श्री राम मेरा नहीं है, जय श्री राम तेरा है? अरे मेरा भी है, इनका भी, इनसे पूछिए। जब पॉलिटिकल रैली में जय श्री राम का नारा लगता है तो ममता दीदी इतनी परेशान क्यों जाती है? अब तो वो भी चंडी पाठ, दुर्गा पाठ आप ही कहते थे। आपने मेरे कार्यक्रमों में कई बारी कहा, आर पार और टक्कर के अंदर, कि अमीश भाई धर्म का राजनीति में कोई स्थान नहीं है, धार्मिक नारे नहीं होने चाहिए। लेकिन चुनावी रैली में चंडी पाठ और दुर्गा पाठ करे जा रहे हैं, इसलिए करे जा रहे हैं, और वो चुनाव की बेला पे। देखिए, बंगाल की संस्कृति क्या, मैं आपको बताता हूँ। दिलीप घोष जी ने बीजेपी मेरे के जो सवाल बंगाल का जवाब चीफ है, दीजिए। मैं उसका ही जवाब दे रहा हूँ। आपने जय श्री राम से रिलेटेड पूछा, उन्होंने कॉन्क्लेव में, मीडिया के चैनल के कॉन्क्लेव में कहा था कि ये दुर्गा माँ कहाँ से आ गई, जय श्री राम का तो एंसेस्टर्स का पूरा रिकॉर्ड है, दुर्गा माँ के एंसेस्टर्स का रिकॉर्ड नहीं। ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। आप भगवानों में कंपटीशन कर देना, महिलाओं का अपमान कर देना, यह बंगाल की संस्कृति में नहीं है। आप सारे भगवान समान होते हैं, सबका आदर किया जाता है, लेकिन अब भगवान को नाम पे मार्केटिंग करना, उनको बेचना इस तरीके से क्या, ताकि आपको राजनीति में आप उठाया जाए। चंडी पाठ, दुर्गा पाठ क्या था? मार्केटिंग था, चुनावी गिमिक था, क्या था? चंडी पाठ और दुर्गा पाठ क्या था, ये बता दीजिए। चंडी पाठ, जब चंडी पाठ ममता अमित शाह ने नहीं करा चंडी पाठ, नरेंद्र मोदी ने तो नहीं करा, ममता बनर्जी ने कहा चंडी पाठ और दुर्गा पाठ क्या था? ममता बनर्जी जब चंडी पाठ पढ़ी थी तो उन्होंने बताया था कि मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ और तुम मुझे हिंदुत्व मत सिखाओ। गुजरात में राहुल गांधी ने भी यही करा था, जब आप लोगों ने विरोध करा था। राहुल गांधी ने बोला, सर एक सेकंड, राहुल गांधी ने जब बोला, उनके जो प्रवक्ता ने बोला, मीडिया इंचार्ज ने बोला कि ये जनेऊधारी ब्राह्मण है, और आप लोगों ने बोला ये देखिए राजनीति में क्या हो रहा है, कांग्रेस का भी वही हाल है। तो फिर अब ममता बनर्जी को बताने की जरूरत पड़ रही है कि वो ब्राह्मण है? नहीं, उसको किस बारे में ममता बनर्जी को बताने की ये जरूरत है कि किसी भगवान का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है बीजेपी को। अगर कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए। बीजेपी रॉन्ग नंबर है, यही वो बता रही है लोगों को, जनता को, कि इनके पास में किसी भगवान का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप ये धर्म सिखाने वाले नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है न रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है ये? ठीक है, संबित फिरका परस्ती की बात फुआद साहब ने भी करी, और अभी इन्होंने बोला कि आपके पास कोई कॉपीराइट नहीं है जय श्री राम का या फिर किसी भी भगवान का, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इन्होंने तो उस शब्द का इस्तेमाल किया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए अमीश भाई, आप चाहते हैं कि ये डिस्कशन एक सार्थक डिस्कशन हो, मैं थोड़ा सा दिल की बात कर लूं, बिल्कुल बेरोक टोक कुछ सच्चाई बता दूं। जी, मैं लगभग 1 महीने से कलकत्ता में हूं और मैं घूम रहा हूं। देखिए, हमारे कई रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, बंगाल और कलकत्ता में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, हम भी बंगाली बोलते हैं, वो भी उड़िया बोलते हैं। मैं कई लोगों से यहाँ पूछा हूँ, आप जानते हैं बंगाल में आज एक डर है, खास करके कलकत्ता जैसे शहर में भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो, ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति, घुसपैठियों को आगे बढ़ाने की राजनीति चल रही है, क्या होगा कलकत्ता में हमारा? ये आप कलकत्ता के साधारण लोगों से पूछिए, बोलते नहीं है, बोलते हैं तो धीरे से बोलते हैं। ये डर है, ये क्यों है ये डर? ये डर तुष्टीकरण की नॉन स्टॉप जो राजनीति इतने वर्षों तक चली है। और जय श्री राम के लिए आप बोल रहे हैं हम यहाँ पे कम्युनलिज्म कर रहे हैं। कल एक बहुत बड़े नेता ने टीएमसी के कहा कि अगर हम सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे तो 3 से 4 पाकिस्तान बना देंगे हम। 30% मुसलमान, 30% मुसलमान है, तुम 70% के ऊपर कूद रहे हो, यही कहा था उन्होंने। तुम 70% को लेकर सरकार बनाना चाहते हो, हम 30% अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो 4 पाकिस्तान बना देंगे। आप बताइए, ममता बनर्जी ने अभी तक उसके खिलाफ एक बयान दिया है? लेफ्ट ने अभी तक कहा है कि यह निंदनीय है? नहीं, जय श्री राम तो निंदनीय है, 4 पाकिस्तान वाह वंदनीय है। ये क्यों है भैया? और हम सीना ठोक के कहते हैं भाई साहब, बिल्कुल ठोक के कहते हैं, तुष्टीकरण होबे ना, चौलबे ना, ये तुष्टीकरण की राजनीति होगी नहीं। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। आपने भी फिरका परस्ती की बात करी थी, बीजेपी कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास, और प्रधानमंत्री का भी नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। क्या आपको लगता है जो टीएमसी के नेता का बयान आया, और जिस बयान को लेकर अमित शाह ने भी कल हमारे इंटरव्यू साक्षात्कार में उस विषय पर बोला, धर्मेंद्र प्रधान ने भी आज रिएक्ट करा, अभी संबित पात्रा भी बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? 30% मुसलमान जो है वो 4 पाकिस्तान क्रिएट कर सकते हैं? क्या आपको लगता है राजनीति में वो चीज? तो स्पष्ट तरीके से हमने खंडन की है
इमीडिएटली हमने खंडन किया कि पाकिस्तान का मामला ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए तृणमूल के अंदर में एक हिस्सा काम कर रही है और ये मिली भगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माने भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के फाइल रात को 4 बजे तक अमित शाह देखते हैं और देखते किसका किसका नाम है, और जिनका जिनका नाम तृणमूल कांग्रेस के ईडी और सीबीआई फाइल में उनको बुलाते हैं और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में आप जुड़ जाए। इस तरीके से इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के। ये रिश्ता पुराना, आपको तो याद होगा, मंच में होगा, अमित शाह जब भाग मुकुल दिया था, आपने अपना कैमरा में पकड़ा था और अभी मुकुल राय साहब बगल में बैठे हुए भागते भागते तृणमूल से बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये बात तो स्पष्ट है, ये तो नई बात नहीं है। आपके 90% जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के आज है, 90% आप आंकड़ा दे रहे हैं, वो तृणमूल कांग्रेस से भागे हुए हैं, जिनके नाम दागी माल है। और सरकारी विज्ञापन नरेंद्र मोदी जी साहब ने दिया 25 फरवरी को आवास योजना में, उसमें एक महिला का फोटो आया और वो महिला को आवास मिला ही नहीं, वो तो 500 रुपया भाड़ा देकर के बाजार में रहती है। अब बताइए, जनता के पैसा खर्च करके इतनी बड़ी झूठ, प्रधानमंत्री स्वयं उसमें जुड़े हुए हैं। और इतिहास ये कहता है, ब्रिगेड रैली में भारतीय जनता पार्टी ने बाएं महाज का जो ब्रिगेड रैली का फोटो चिपका करके उसे वो लोग प्रदर्शन किया आवाम के सामने कि ये हमारा समर्थन सब इसका ये हाल हकीकत है भारतीय जनता पार्टी। फिरका परस्ती पर आपका ये कहना है कि ये बीजेपी और टीएमसी का फिक्स्ड मैच है। मैं ये कह रहा हूँ कि परीक्षा से पहले जो छात्र अपना पढ़ाई लिखाई सही से नहीं करते थे, वो लोग जाकर के पूजा पाठ, दरगाह, दुआ वगैरह में भरोसा करते हैं। भाई 8 साल की सरकार हो गई है, आप बोलिए बंगाल के कितने युवक युवतियों को आपने रेल में नौकरी दी, ये बात कहिए। ये कहते हैं पूजा पाठ में नौकरी की बात होनी चाहिए और इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री पर भी आरोप लगाया। मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो है वही परीक्षा, जो परीक्षार्थी या विद्यार्थी मंदिरों में, मस्जिदों में जाके पूजा पाठ, नमाज इत्यादि करता है, जो एग्जामिनेशन में बैठता है। जो विद्यार्थी एग्जामिनेशन में बैठता ही नहीं है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कौन सा विद्यार्थी? एक विद्यार्थी है जो अभी तक आया ही नहीं है स्कूल में, वो है बाहर। खैर, उसके बारे में मैं नहीं बोलता। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो फुआद भाई ने उठाया, मैं उसका जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि हम 90% जो भागे हुए लोग टीएमसी के हैं वो हमारे पार्टी में है और हम कैसे गठबंधन लेके चल रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं तो कम जानता हूं, मगर आप दोनों से पूछिए, दोनों यहाँ के मूल व्यक्ति हैं, यहाँ की राजनीति को समझते हैं। 75 के आसपास, 1975 के समय एक साइन-बारी मर्डर केस हुआ था। आप जानते हैं, कम्युनिस्ट लोगों ने घुस करके एक घर में यहाँ पर साइन-बारी में 2 भाइयों को जो कांग्रेसी थे उनकी हत्या की थी और उनके खून से चावल बनाया गया था। उस बिरयानी को माँ को, उनकी बूढ़ी माँ को खिलाया गया था। वो बूढ़ी माँ पागल हो गई, अपने बच्चों के खून से और मांस से कोई बिरयानी खा सकता है? उसको खिलाया गया, कम्युनिस्टों ने खिलाया था। आज वही कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक होकर दोनों किस हाशिए पे है सोचिए। जहां बिरयानी, बेटे के मांस की बिरयानी मां को खिलाई जा रही थी, वही 2 पार्टी आज एक हुए हैं। वो हमें नैतिकता बता रहे हैं। अब मैं तो आसिफ आपका रुख करता हूं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। तो आसिफ, ये जो 30% पर आप लोगों का फोकस है, 30% आईएसएफ आ गया, ओवैसी आ गया, तो आपने बोला ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आया। यानी आप भी मान लें कि उस 30% में आईएसएफ का एक हिस्सा, मैं कॉपी पे लिख के बताता हूं, आईएसएफ का एक हिस्सा होगा, कुछ हिस्सा ओवैसी साहब का होगा, तो आपका कब हो जाएगा हिस्सा? यही बात है। नहीं, देखिए 30% पे आपका फोकस है। नहीं, तृणमूल का फोकस 100% पे, 30% पे नहीं है। तो फिर ओवैसी के आने से परेशानी क्यों? नहीं, ओवैसी को तो जनता निकाल दे रही है ना, जनता ही यहाँ पे एक्सेप्ट पर नहीं आप करती है। जब वो आ रहे थे, अगर आसिफ जी आ रहे थे, ममता दीदी ने ऐसा बोला। और मेरी जानकारी तो ये भी है कि इस समय ओवैसी साहब तो सिर्फ 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब उसके कारण क्या है, उसका गठबंधन किसके साथ हुआ ये आप बताइए। अब दूसरी तरफ से आरोप लगता है कि ममता दीदी के साथ गठबंधन हुआ है। क्या अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि 30% वोट बटे ना, क्योंकि 70% तो लगता है बटेगा, ऐसा अमूमन पॉलिटिकल पंडित आंक किया जाते हैं। 30% एक मुश्त आपको पड़ जाएगा। नहीं, देखिए 70 भी बटेगा, 30 भी बटेगा, क्योंकि ऐसा कोई डेटा नहीं है जो बताता हो कि धर्म के नाम पे बंगाल में कभी भी वोटिंग हुआ हो। ऐसा कोई डेटा नहीं है और यही एक मिसरीडिंग है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी सिर्फ 70% पे फोकस कर रही है। अब बीजेपी क्या कर रही है? मेरा डायरेक्ट सवाल आपसे, बीजेपी को इससे आउट रखिए। जब ओवैसी लड़ रहे थे तब लेफ्ट ने कुछ ज्यादा उन्होंने बोला उनका हक है चुनाव लड़ने का, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी टीएमसी की थी। टीएमसी बार बार कह रही थी ये बीजेपी को मदद करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, मतलब वो उनकी नजर भी उस 30% वोट बैंक पे थी, आपकी नजर भी यानी उस 30% वोट बैंक पे थी ना। देखिए ओवैसी साहब आए, आईएसएफ आया इनके साथ, आईएसएफ अब फुरफुरा शरीफ लड़ रहा है इनके साथ, तब आपने ये बोला कि देखिए फुरफुरा शरीफ आ रहा है, अब ये फिर मदद हो जाएगी, हमारा पूरा वोट बैंक तोड़ने की कोशिश है। वो वोट बैंक कौन सा है? फुरफुरा शरीफ वाला वोट बैंक, कट्टरपंथी वोट बैंक,
वोट बैंक जो है वो 100% वोट बैंक है जिस पे टारगेट किया हुआ है तृणमूल का। आप देखिए बीजेपी 70% में जो फोकस रखती है तो वो क्या करती है, अभी मेरे संबित पात्रा जी कह रहे थे कि डर है, बंगालियों में डर है, बंगाली डरे हुए हैं। ये तो बंगालियों की तौहीन कर रहे हैं, उनका इंसल्ट कर रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े बड़े यहाँ पे लोग आए, उस टाइम में बंगाली कभी नहीं डरा, आज बीजेपी से डर जाएगा। बिल्कुल आखिरी दौर है और मैं चाहता हूं कि ये चर्चा बहुत अच्छी रही, लेकिन अब चलते चलते जरा सीटों का भी आप एक आंकलन अगर देंगे तो बेहतर है। फुआद साहब, कितनी सीटें आपको लगता है कि आपका मोर्चा को तकरीबन 170 से 190 सीट। आप टीएमसी का आकलन क्या है, उनको क्या लगता है इस बार कितनी सीटें? देखिए पिछले 3 इलेक्शन से मुसलसल तृणमूल का वोटिंग परसेंटेज 40 के ऊपर रहा है। 2019 में तो वो 42 से और बढ़ गया था, 2% और बढ़ गया था। अभी लगभग 200 से ऊपर सीट आने वाले हैं तृणमूल के, 200 से ऊपर आने वाले हैं। संबित, देखिए जब चर्चा शुरू हुआ था तो ये चाय पे चर्चा करना चाहते थे, अब हमारा स्लोगन एक बार 200 पार वो भी अब लेना चाहते हैं। खैर 200 पार किसका आ रहा है ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। और एक बंगाल में एक बहुत बड़ी बात है, जब से टीएमसी का शासन चल रहा है उससे पहले कम्युनिस्ट शासन था, यहाँ पर लोग अपने जो भी मत है उसको छाती के बहुत नज़दीक रखते हैं, उसको व्यक्त करने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है पॉलिटिकल वायलेंस हो सकता है। उसके बावजूद आप ओपिनियन पोल में जो रुझान देख रहे हैं, अब की बार 200 पार होना तय। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में आपने भाग लिया। तो ये थी आज की मुलाकात, आज की चर्चा कोलकाता से, जहां पर हमने हर विषय पे बात करी। मुझे लगता है बंगाल चुनाव के हर विषय पर सबसे बारीक चर्चा हुई। इन सबके लिए इसके लिए मैं आप तीनों मेहमानों का हार्दिक शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू ऑल। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। रहीमन पानी राग जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए